ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर एक ऐसा स्टूडियो जिसके पास एक्चुअली पोटेंशियल था इंडिया को उसका पहला मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, यहाँ तक कि MCU देने का, वो अब तक सिर्फ वाहियात स्क्रीन प्ले, ओवरस्टेज बिकनी शॉट्स और एक ऐसे कैरेक्टर्स का ग्रुप दे पाया है जो समहाउ एग्जैक्टली एक जैसे लगते हैं। देखो मुझे नहीं पता, पर YRF के बारे में कुछ तो ऐसा है जो काफी ज्यादा आयरॉनिक है। एक ऐसा स्टूडियो जो अपनी वर्ल्ड क्लास कंटेंट के लिए जाना जाता था, आज अपने आप में खुद की स्टोरी टेलिंग और कामचोरी की वजह से मजाक बन चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 में YRF एक्चुअली डम्बेस्ट क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स के सेंटर पे खड़ा है। और ये एक्सपेरिमेंट किसी आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट से नहीं लिए गए हैं, बल्कि ये सिर्फ आलस है। और यही वजह है कि YRF ऑफिशियली 2025 में वन ऑफ द डम्बेस्ट स्टूडियोज है, एटलीस्ट मेरे लिए। तो पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि YRF का स्पाई यूनिवर्स एक फेलियर है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कभी सक्सेसफुल होने का ट्राई ही नहीं किया था, क्योंकि इनके हाथ में लिटरली एक प्रॉपर गोल्ड माइन थी, इन्हें बस खोदना था। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन स्टारडम, नॉस्टैल्जिया और ऑडियंस का। इनके पास शाहरुख, सलमान, ऋतिक सब थे और इन सबसे बढ़कर ऑडियंस की गुडविल थी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क भी था कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। बस एक चीज जो नहीं थी, कुछ करने की नीयत। अनफॉर्चुनेटली इनके यूनिवर्स को इनका खुद का अपना आलस ले डूबा है। ना प्रॉपर प्रोडक्शन की कोशिश, ना डायरेक्टर पे फोकस, ना प्रॉपर एक्शन कोरियोग्राफी, सिर्फ स्टारडम और कैमियो पे रिलायंस। ये इकलौती चीज है जो एक्चुअली इन्हें जमीन पर पटक कर गई है। अनफॉर्चुनेटली आदित्य चोपड़ा का जो ऑब्सेशन है ना, ये शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स का, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहां से चीजें खराब होनी एक्चुअली शुरू हुई थी। द बेस्ट थिंग टू डू वाज एक्चुअली लेटिंग एवरी मूवी ब्रीथ इन इट्स ओन नैरेटिव। एक स्पाई फ्रेंचाइज जो एक्टर्स की एंथोलॉजी की तरह प्ले आउट होती, सबको एक साथ एक ही यूनिवर्स में लपेट देना, नोइंग कि आपका हर हीरो दूसरे की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, विदाउट एनी स्टाइलिस्टिक और पर्सनैलिटी डिफरेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। टाइगर पठान में दिखता है एंड ये लो सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, चीजें ऐसे नहीं होती हैं। ये जो आप दिखा रहे हो ये एक्चुअली सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस हैं, जो एक्चुअली स्टोरी के पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड नहीं करती हैं, बस उसी घिसी पिटी कहानी को ऑडियंस के अराउंड चलाने का एक और तरीका लगती हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट काम नहीं करती हैं। एक फैन सर्विस की तरह जिसमें साफ दिखता है कि आप फैंस की कोई इज्जत तो नहीं करते हो। कैमियोस कहानी नहीं हो सकती, उन पे आप अपनी मूवी नहीं बेच सकते। इन सबसे थोड़ा सा ऊपर आए भी तो लैक ऑफ बजट एक नया इशू बन जाता है। लैक ऑफ बजट, या ये कह लो कि लैक ऑफ बजट विजडम। देखो लेट्स बी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, YRF को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दे लिटरली फ्लश्ड 400 करोड़ इन वॉर 2। मतलब ऐसा कहते तो हैं, लेकिन कितना डाला है ये वही जानते हैं, उनके अलावा को नहीं जानता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अपने आप में एक इशू है, पर इतना बड़ा बजट होने के बाद भी उसके साथ आने वाली विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती नहीं है कहीं पे। इतना बड़ा मैसेज बजट मार्केटिंग के लिए अनाउंस तो कर दिया जाता है, पर मूवी आने पर यही मार्केटिंग गिमिक मजाक का विषय बन जाता है, क्योंकि लगाया हुआ पैसा दूर दूर तक प्रोडक्शन में दिखता तो नहीं है। दिखेगा भी कैसे? आधा बजट तो कास्ट स्टारडम के नाम पर डकार जाती है, बाकी स्पाइंग के नाम पर दुनिया भर की लोकेशन घूमने में चला जाता है। कुछ बचता है तो VFX एंड CGI डिपार्टमेंट में जाता है, जो उतना ही डिलीवर करते हैं जितना सीरियसली आप उन्हें पे करते हो। टू बी ऑनेस्ट वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें भी अगर राइटर्स की बात आ जाए तो उन्हें भी पैसा देने में प्रोड्यूसर्स की जेब में आग लग जाती है। इनसे राइटर्स को पे नहीं किया जाता, कॉन्टिन्यूटी एडिटर्स को कहाँ से हायर करेंगे? नो वंडर यूनिवर्स में कोई कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है। इट्स एक्चुअली फनी, जहाँ पर राइटर्स आपके स्ट्रक्चर की स्पाइन होने चाहिए, आप उन्हें एज एक्सेसरीज ट्रीट करते हो। एंड इस चीज की जो एम्प्टीनेस है ना, फिर मूवी में दिखती है। आपका हीरो प्लॉट के नाम पे जो बकचोदी करता है, वो फिर दिखाई देता है कि आपने राइटर्स को कितना पैसा दिया है, कितनी फ्रीडम दी है। और ये चीज से बनाने तक लिमिटेड नहीं है, चीजें इससे भी ज्यादा खराब होती हैं। एट सम मोमेंट इट डजंट फील लाइक कि YRF को अपनी खुद की फिल्मों के रिस्पॉन्स से कोई फर्क पड़ता है। मार्केटिंग एकदम लेजी, रेपिटेटिव होती है, कैंपेन एकदम वेग एंड डल होते हैं। एट टाइम्स इतने डल की एक्टर्स भी खुद अपने आप को इंडल्ज नहीं कराना चाहता मार्केटिंग में। लाइक उन एक्टर्स के लिए भी YRF की मूवीज एज अ फिलर हो जाती हैं, जो उन प्रोजेक्ट्स के बीच में वो करते रहते हैं। और यही चीज जब स्टूडियोज खुद अपनी मूवी को डिस्पोजेबल प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ऑडियंस के पास क्या रीजन बचता है उसे सीरियसली लेने का? एंड जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एकदम ग्राउंडेड रियलिस्टिक स्पाई कॉमेडी बनाओ। वी गेट इट, कमर्शियल है। कमर्शियल कंटेंट और आर्टिस्टिक थ्रिलर्स के में अंतर पता है हम लोगों को। एक कमर्शियल एक्टर को लेके आप आर्ट्सी साइड ज्यादा लीन नहीं कर सकते, ये हम समझते हैं। कमर्शियल मूवीज आर अबाउट ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, स्टाइल। आई मीन, आप शाहरुख या ऋतिक को लेकर 2.5 घंटे की एक कोल्ड डॉसियर स्पाई ड्रामा नहीं बना सकते, वो नहीं चलेगी। वो कमर्शियल एक्टर्स हैं, उनकी खुद की एक ऑडियंस अपील है। पर फिर आप उस ग्लैमर और स्टाइलाइजेशन को भी कहाँ ठीक से दिखा पाते हो? आपका स्टाइलाइजेशन एक्टर के स्लो एंट्री शॉट पे शुरू होता है और एक्टर्स की बिकनी के क्लोजअप पर खत्म हो जाता है। एंड
लेट्स बी ऑनेस्ट, ये 2004 नहीं है। आप ओवर एक्सपोजर और करिश्मा को सिर्फ एक हद तक ग्लैमर की तरह दिखा सकते हो, पर उसके बाद क्या? उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 2 घंटे आप सिर्फ सेंसुअल मोन्टाजेस पर नहीं निकाल सकते ना, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा। इवन इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक कैसीनो रॉयल या मिशन इम्पॉसिबल, उनकी भी कुछ कहानी तो होती है ना, कोई नैरेटिव तो उनका भी होता है। और ग्लैमर के कई तरीके और भी होते हैं, गैजेट्स, मूवमेंट, ट्रिक्स, डेस्परेट सिचुएशन, वो भी मूवी के ग्लैमर में ही ऐड करते हैं। एंड देखो, एक चीज अंडरस्टैंडेबल है कि एक्शन मूवीज में ट्रिकी स्टोरी का एक लिमिटेड स्कोप होता है। आप मतलब ज्यादा घुमा नहीं सकते कहानी को, मोस्टली वो एक्शन पे डिपेंड करती हैं। बट एटलीस्ट उस लिमिटेड स्कोप में भी कुछ तो दिखाओ, मतलब बिकनी जूम्स और बीजीएम एंट्री के अलावा। और इस सब का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ऑडियंस पे पड़ता है। उन्हें ये सब समझ में आता है, भले ही वो उसे खुल के बोलते ना हो, समझ में सबको आता है। आपके स्टेक्स जो होते हैं वो हमेशा एंड ऑफ द वर्ल्ड के लेवल के होते हैं, बट पे ऑफ कभी उतना लगता नहीं है, कुछ अर्जेंट फील होता नहीं है। कैरेक्टर्स का सिर्फ चार्म दिखाने के लिए, उनके सिर्फ इमेज बनाए रखने के लिए आप उन्हें सारे फ्लॉ से बचाते हो, इवन इफ आपकी स्टोरी कॉम्प्रोमाइज क्यों ना हो जाए। ये भले एड्रेस ना की जाती हो, लेकिन ये जो हॉलोनेस है ये गूंजती जरूर है। एंड यही एग्जैक्ट रीजन है कि क्यों इस यूनिवर्स की बच चुकी है। इसलिए नहीं कि ऑडियंस नहीं देखना चाहती, बल्कि इसलिए कि वायरफ खुद इसकी इज्जत नहीं करना चाहता। वो खुद इसे एज ए चीप मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद एक स्कैम निकलती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये स्पाई यूनिवर्स एक्चुअली अब सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह चुका है, बिल्कुल जूनियर एनटीआर के वड़ा पाव एप्स की तरह। और पर्सनली मेरे लिए वायरफ इज लिटरली वन ऑफ द डम्बेस्ट स्टूडियोज, इसलिए नहीं कि वो खराब मूवी बनाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को खुद खराब करते हैं। और ये खराब या लो एफर्ट मूवी देने से ज्यादा वर्स्ट चीज लगती है। फेलियर एटलीस्ट आपको कुछ सिखा के जाता है, जबकि वेस्ट बेसिकली सिर्फ एक इग्नोरेंस है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये स्पाई यूनिवर्स को बड़ा बना सकते थे, इवन ग्लोबली भी ये काफी बड़ी चीज बन सकती थी, बट इन्होंने एक्चुअली शॉर्टकट चूज किया, कैमियोस, कॉपी पेस्ट मार्केटिंग, एंड अब उसी का रिजल्ट दिख रहा है। और जब तक ये छोटी सी चीज इनके पल्ले नहीं पड़ेगी, इनका यूनिवर्स सिर्फ पोस्टर में ही दिखेगा, थिएटर की स्क्रीन पर नहीं। साइनिंग ऑफ।